दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 2023 आने से पहले 2022 के जाते समय रामपुर पुलिस ने कुछ इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। 53 मोबाइल जो लोगों के चोरी हो गए थे, इधर उधर गिर गए थे, उनको बरामद किया, जिनकी कीमत लगभग 6,75,000 रुपये बताई गई है। और उनके मालिकों को ढूंढ ढूंढ के वहां पर अपने यहाँ बुलाया और 31 दिसंबर की दोपहर को मीडिया के सामने उन्होंने उन लोगों के हवाले उनके मोबाइल किए। यानी रामपुर पुलिस ने उनके मोबाइल की, देख सकते हैं किस तरह खुशी की लहर है इन लोगों के चेहरे पे जिनके हाथ में ये मोबाइल हैं और अपने मोबाइल पाकर किस तरह से खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई भी मोबाइल जो है 10-12 हज़ार रुपये से कम का नहीं आता, बल्कि कोई कोई तो 50,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा का होता है। इस तरह से रामपुर पुलिस का कारनामा जाते जाते 2022 में उन्होंने अंजाम दिया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में सेवा दे रहे कई पुलिसकर्मी रिटायर हुए, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडिशनल एसपी और सीओ वगैरह जो हैं उन लोगों को जो विभागीनी जो है विदाई दे रहे हैं, साथ में गिफ्ट दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। ये सब एक साथ खड़े हुए हैं। इसमें कई सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, कुछ इंस्पेक्टर हैं, कुछ सिपाही हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है और जिनको 31 दिसंबर 2022 को रिटायरमेंट मिल चुका है। अब नई पारी की ये शुरुआत दोबारा से फिर करेंगे। ये हैं सीओ सिटी अनुज चौधरी, जो रामपुर की जनता को पीआरवी के संबंधित जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, रामपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी 112 ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को जागरूक किया। यानी 2022 साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को ये किया गया। साल के जाते जाते पुलिस ने भी सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छे काम भी करते चलें। हालांकि वो और भी जगह अच्छे काम करती है, लेकिन ये भी एक अच्छा काम किया। स्टॉल लगाकर उन्होंने पीआरवी से संबंधित जानकारी दी। आपको बताते चले, जिस तरह पुलिस के दावे हैं कि ज़िले में प्रतिदिन 120 नागरिकों को ये हेल्प पहुँचाई जाती है, सहायता पहुँचाई जाती है। 10 मिनट में कहीं भी किसी भी समय आपके कॉल करने पर पुलिस आपकी सहायता के लिए पहुंचती है। नव वर्ष के अवसर पर आम नागरिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न जन उपयोगी सेवाओं जागरूक करने के उद्देश्य से रामपुर के मॉल व DBR अम्बेडकर पार्क पर 2-2 स्टॉल लगाए गए और इस वक्त नव वर्ष के अवसर पर नव संकल्प उठाए गए। दूसरों की मदद के आगे आए। इस संदेश में यूपी 112 के कर्मियों ने स्टॉल पर नागरिकों को पुलिस की सेवाओं में जागरूक। अब इनसे भी मिलिए। ये जो 4 व्यक्ति देख रहे हैं, ये चोरी की योजना बना रहे थे। इनको रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी साल के जाते जाते 2022 के आखिरी दिन इनकी भी गिरफ्तारी अमल। ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी हैं। आखिर 2022 के आखिरी दिन इनका भी वक्त आ गया और रामपुर पुलिस ने इन्हें भी दबोच लिया। इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित। दोस्तों, हम और आप खुशनसीब हैं कि नए साल का स्वागत कर रहे हैं, 2023 को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। जब कोई नया साल आता है, नई सालगिरह आती है, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। जबकि हम जैसे लोग ये कहते हैं कि हमें ज़िंदगी का 1 साल और देखने का मौका मिला। बहरहाल, ये तो अपना अपना नज़रिया है। आप सबको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और नए साल के लिए मेरी सबसे ये दुआ है, सबके लिए ये दुआ है कि आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी हों, वो जायज़ काम पूरे हों जो आपने सोच रखे हों। और दोस्तों, 2022 जा चुका है और 2023 का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसके स्वागत से पहले 2022 में घटी कुछ ख़ास घटनाओं पर नज़र डालते हैं। पूरे विश्व की घटनाओं पर तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो रामपुर में घटनाएं हुई सबसे पहले वो जान लीजिए। रामपुर के कद्दावर नेता, समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खां प्रत्याशी आसिम राजा इस बार भाजपा के आकाश सक्सेना से हार गए। उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें आजम खां को तो नाअहल साबित कर दिया गया था। अदालत से उन्हें 3 साल की सज़ा हुई थी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर 37 विधानसभा सीट से आसिम राजा को उतारा था, जिनका मुकाबला आकाश सक्सेना हनी भाजपा प्रत्याशी से था। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना हनी ने आजम प्रत्याशी को लगभग 30,000 वोटों से हराकर रामपुर की सरजमीन पर एक नया इतिहास रच दिया। 37 विधानसभा सदर सीट से आज तक कोई भाजपा का विधायक नहीं जीता था, लेकिन इस बार जो पिछले 50 साल से ये सीट आजम खां के कब्जे में थी, आकाश सक्सेना ने जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। इससे पहले एक उपचुनाव जो यहाँ पर सांसद का हुआ था, उसमें घनश्याम सिंह लोधी जीते थे, उसमें भी इनके प्रत्याशी हारे। दूसरी अनबिलीवेबल घटना ये हुई कि आजम खां के 2 बहुत करीबी फसाद शानू
और शादेब खान ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने भाजपा के आकाश सक्सेना का दामन थाम लिया। जब ये अनाउंस हुआ तो लोगों को यकीन नहीं आया, लोगों ने इसकी पुष्टि की, कई कई जगह से पुष्टि की, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हो गया कि ये सब कुछ हो चुका है तो फिर तब उन्हें यकीन करना पड़ा, क्योंकि ये दो लोग उनके बहुत करीबी माने जाते थे। दोस्तों, 2022 में देश विदेश में घटी कुछ खास घटनाओं पर नजर। सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। महारानी के निधन के बाद उनके पुत्र 73 वर्षीय चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित किया गया था। प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है। वो प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। हालांकि उनका और उनकी पत्नी कैमिला के लिए भव्य राज्य अभिषेक समारोह अगले साल शनिवार 6 मई को आयोजित किया जाएगा। इसमें रानी को भी ताज पहनाया जाएगा। चार्ल्स न केवल यूनाइटेड किंगडम के राजा और देश के प्रमुख हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी सहित 14 अन्य क्षेत्रों के भी हैं। इस साल ब्रिटेन के लोगों ने राजनीति में इतिहास बनते भी देखा। राजनीतिक संकट के बीच 2 महीने के भीतर ही ब्रिटेन वासियों ने 3 प्रधानमंत्रियों को देखा। बड़े आरोपों का सामना कर रहे बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं इन तीनों प्रधानमंत्रियों में लिज ट्रस ने तो मात्र 44 दिन के बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़े आरोपों का सामना कर रहे बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और उनके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं आपको बता दें, तीनों प्रधानमंत्रियों में से लिज ट्रस ने तो मात्र 44 दिनों के बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2022 में जिस घटना ने संपूर्ण विश्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग। इस साल 24 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि अभी तक जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का खामियाजा दोनों देशों के लोगों को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन के लाखों लोग विस्थापितों का जीवन जीने पर मजबूर हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से अधिकांश आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी इस कार्रवाई को विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया है। इस युद्ध के कारण यूएन में भी रूस को अलग थलग करने की कोशिशें भी हुई हैं। भारत ने भी इस युद्ध को रोकने के लिए हर वैश्विक मंच पर वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसी साल 14 अप्रैल को ट्विटर को आखिरकार खरीद ही लिया। इस डील के लिए मस्क ने लीव इट ऑफर में 44 बिलियन की पेशकश की थी। मस्क ने 13 अप्रैल 2022 को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। तब उन्होंने $54.2 प्रति शेयर के रेट से 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने स्पैम और फेक अकाउंट्स के कारण डील को होल्ड पर रख दिया था। तमाम उठापटक के बाद वो आखिरकार अक्टूबर में डील फाइनल करने पर सहमत हुए थे और इसके बाद से ही ट्विटर में बेहद चेंजेस भी किए गए थे। ईरान में इस साल 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे विश्व में केंद्र में रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मॉरल पुलिस और कट्टर नियमों के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने हिजाब से आजादी की मांग भी की। हालांकि हिजाब को लागू रखने के लिए ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग भी किया। लगभग पूरे ईरान में हुए इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। आपको बता दें कि ईरान की मॉरल पुलिस ने महसा अमीनी नाम की एक महिला को हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में ही प्रताड़ना के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शुरू हुए विरोध की आग ने पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया, जहां पर महिलाओं ने अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अफगानिस्तान में जो पलायन का दौर शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। साल 2022 में अफगानिस्तान में तालिबान राज पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें रहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में जब से सत्ता आई है तब से अफगानों की हालत दयनीय है। आर्थिक स्थिति विकट है, कुपोषण दर बढ़ रही है, महिलाओं के अधिकारों में कटौती की जा रही है, पलायन और आंतरिक विस्थापन जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ संबंधों को लेकर के भारत कहाँ खड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि भारत ने अफगानिस्तान को हर संभव मानवीय सहायता पहुंचाई है। इनमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं,
टीबी रोधी दवाएं, कोविड-19 टीकों की लगभग 50 लाख खुराक शामिल हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने 40,000 टन गेहूं का खाद्य सहायता भी वहां पर पहुंचाई है। अब न्यू ईयर, मस्ती के कुछ क्षण और उसके बाद कद्दावर मंत्री आजम खां पर एक रिपोर्ट। कहीं भस्म न हो जाए सुलगते कोयले, हाँ कोयले अब बुझना मुश्किल है। जल जा इश्क में जल जा, गले से कुंदन हो, जलती राख लगा ले माथे लगे सो चंदन हो, रांझा रांझा कर दीवे मैं अपने रांझा होई, रांझा रांझा सतोनी मैनू ये नाक होए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां की ऐसी धमक थी कि उनके बगैर ये राजनीति यहाँ की अधूरी समझी जाती थी। लेकिन एक साधारण से आईएएस ने उनके इस किले को चकनाचूर कर दिया और उस धमक को उनकी ख़त्म कर दिया। जिस तरह से आजम खां को इस वक्त मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब जानते हैं कि 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और इस वक्त जेल से बाहर ज़रूर हैं। वो 26 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद में भी उनका शायद ही कोई पल, कोई लम्हा ऐसा सुकून का गुजरता हो जिसमें वो बैठ के आराम से सांस ले पाते हों, क्योंकि रोज़ाना ही उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उनको अब ये डर है कि 2023 जो आ रहा है, इसमें उनको या उनके बेटे को दोबारा कहीं फिर जेल नहीं भेज दिया जाए। वो कह चुके हैं अपने जलसों में कि मेरे बेटे को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। इसी को लेकर अब लोगों को ये चिंता है और ख़ास तौर से समाजवादी समर्थकों को ये चिंता है कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां दोबारा फिर जेल में जाएंगे। और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें आजम खां किसी प्रकार की कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वो सीटें समाजवादी को दिला सकें। दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। 2022 के आखिर में दिसंबर माह में लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी नुक्तेचीनी की और टिप्पणियां की। विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति उठाई कि ये जो भगवा रंग का जो बिकनी पहने हुई जो इन्होंने पादुकोण ने जो गाना गाया, यानी हीरोइन ने जो गाना गाया है, उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसको लेकर के काफ़ी कुछ हंगामा हुआ और ये कहा गया कि इस फिल्म का बाइकाट किया जाएगा, इस फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा। और इस फिल्म को इतनी पब्लिसिटी मिल गई, अगर वो चाहते इसकी पब्लिसिटी के लिए लाखों रुपए खर्च करके तब भी नहीं मिलती। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये फिल्म मेकर ही इस प्रकार के लोगों को खड़ा करके ऐसी बातें करवाते हैं ताकि उनको पब्लिसिटी मिले और खूब पब्लिसिटी मिले, ताकि उनको अन्य पब्लिसिटी माध्यमों से पब्लिसिटी ना कराना पड़े। बहरहाल जो भी हो, फिल्म तो रिलीज़ होने वाली, देखना यह है कि आगे होता क्या है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।